साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी बाय पंकज सारस्वत। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक मजेदार मसालेदार टॉपिक लेके आए हैं, जो टॉपिक आपको सुनने में तो मजा आएगा ही आएगा और आपको बहुत सारी जो आपकी बचपन की मेमोरी है वो सारी ना रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमारे जो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो भगवान राम से शुरू होगी और किस प्रकार से भगवान राम की जो जनरेशंस चलती आ रही हैं, जो क्लेम करते हैं कि समवेयर दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लॉर्ड राम, वो किस तरीके से आज के 2024 में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग अपने आप को भगवान राम के वंशज बता रहे हैं, राइट, जो लोग अपने आप को महाराजा भगवान राम के वंशज बता रहे हैं, जो लोग अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज बता रहे हैं, भगवान राम की कहानियां पढ़े हैं या प्रताप की कहानियां पढ़े हैं, इनकी कहानियों के अंदर हमें एक चीज जो समझ में आई थी वो ये थी कि भाइयों का भाइयों के प्रति क्या गजब का ही प्यार था। एक परिवार के अंदर क्या प्यार होना चाहिए, क्या फैमिली होती है, क्या परिवार होता है, ये हमने सीखा ही भगवान राम के चरित्र से है। तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और उन्हीं के वंशज अपने आप को कहने वाले, महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को कहने वाले, मेवाड़ के, चित्तौड़ के, उदयपुर साइड के, जो उनके अभी तक फैमिली ट्रीज में चलते आ रहे हैं, जो उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, वो दो भाई आज आज की डेट में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अगर आप सिर्फ उन वीडियो को भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये वीडियो शायद जो भी बांग्लादेश में उत्पात चल रहा है उसकी वीडियो होंगी, या हो सकता है कि पाकिस्तान की वीडियो होंगी। ऐसे दो भाई एक दूसरे के साथ पत्थरबाजी करके लड़ रहे हैं। आज बात हमारी हो रही है चित्तौड़ की, मेवाड़ की। चित्तौड़ कह लो या मेवाड़ कह लो, कुछ भी कह लो, बेसिकली ये एक कहानी है जो आज आपको पूरी तरीके से समझाई जाएगी कि क्यों प्रताप के वंशजों के बीच में ये एक वर्चस्व की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। तो पूरा मैटर क्या था इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इसको शेयर और लाइक प्लीज आप साथ साथ कर दिया कीजिए। चलिए, तो आपको मैं समझाता हूँ कि पूरा का पूरा मैटर है क्या। सबसे पहले भगवान राम के दो पुत्र, लव और कुश, जिसमें से जो लव थे वो छोटे बेटे थे और कुश जो थे वो बड़े बेटे थे। तो जो लव थे, इन्होंने एक नया शहर बनाया था जिसको हम आज की डेट में लाहौर के नाम से जानते हैं। और लाहौर का ये जो शहर था, यहीं से भगवान लव ने अपना राज सिंहासन चलाया था और बहुत शानदार तरीके से चीजें जो थी वो चलती रही थी। अब यही परिवार जब चलते चलते थर्ड सेंचुरी में पहुंचा, तीसरी शताब्दी में पहुंचा, तो एक राजा हुए, राजा कनकसेन, जो कहीं ना कहीं लव के परिवार से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि भगवान लव जो थे भगवान राम के परिवार से बिलोंग करते थे। तो कनेक्शन जो थे वो अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लाहौर से गुजरात की तरफ लेके आते हैं और गुजरात में अपनी पत्नी के नाम से, पत्नी का नाम वल्लभी था, तो वल्लभी के नाम से एक नया शहर बना देते हैं। इसको हम लोग आज भी वल्लभी शहर के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये जो कनक सेन थे, इनके चार बेटे होते हैं वल्लभी से। पहले का नाम था चंद्रसेन, जो सिसोदिया वंश चलाते हैं। दूसरा का नाम था राघव सेन, जो राघव वंश चलाते हैं। और एक का नाम था धीर सेन और चौथे का नाम था वीर सेन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक परिवार चलता आया था। अब उस परिवार के अंदर क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं, तो कुछ वंश जो है वो हमें अलग अलग देखने को, अलग अलग समझने को मिलते हैं, जिसमें से सिसोदिया और राघव, दो वंश की बात अभी फिलहाल करेंगे। इवन इसमें से भी हम सिर्फ सिसोदिया वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिसोदिया वंश है, जो स्टार्ट किया गया था बाय द चंद्रसेन, समय के साथ आगे चलते चलते 566 ईस्वी में, 566 में, इसमें से एक ब्रांच और अलग हो जाती है जिसको हम लोग गुहिल वंश के नाम से जानते हैं। एक और राजा आए जिन्होंने उनका नाम गुहिलादित्य था, तो उन्होंने इसी सिसोदिया में से एक ब्रांच निकाली जिसको गुहिलादित्य के ने गुहिल वंश के नाम से इसको स्टार्ट किया। तो गुहिल और सिसोदिया दोनों एक ही ग्रुप है, एक ही चीज है, बस ब्रांचेस थोड़ी सी इसमें अलग अलग हो गई हैं। चलिए, अब ये सिसोदिया कह लो या गुहिल कह लो, यही लोग, इसी का जो परिवार था, ये जो परिवार था, इसी परिवार में से बहुत आगे चल के ऑलमोस्ट 48वें नंबर पे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है महाराणा उदय सिंह। हाँ, ये वही महाराणा उदय सिंह है जो आप दिमाग में सोच रहे हो, महाराणा प्रताप के फादर। तो महाराणा उदय सिंह इसी परिवार से बिलोंग करते हैं और चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ के संभालते हैं। और ये नाम आपको इसलिए भी याद होगा क्योंकि इन्होंने चाहे वो उदय सिंह हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो अमर सिंह हो, इन्होंने कभी भी मुगलों के आगे तो कम से कम घुटने नहीं टेके। अकबर के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान, सभी राजपूत राजा कहीं ना कहीं मुगलों के साथ एक संधि बना चुके थे, एक ट्रीटी कर चुके थे। वो उनके साथ एक वैवाहिक संबंध में बिजी हो चुके थे। या तो अपनी बहन बेटियों की शादी वहां कर दी थी, या उनमें से किसी की शादी अपने यहाँ पे कर ली थी। इस टाइप की एक फॉर्मेलिटी चल रही थी। लेकिन राजपूत परिवार के इस परिवार ने, सिसोदिया कह लो या गुहिल कह लो, इन्होंने कभी भी अकबर के सामने, मुगलों के सामने घुटने टेके ही नहीं। जब तक जिंदा रहे तब तक अकबर के नाक में दम करके रखा था। ये वो परिवार था। कौन नहीं जानता आप में से महाराणा प्रताप को? कौन नहीं जानता उनके घोड़े चेतक को?
किसने नहीं सुना हल्दी घाटी का युद्ध? किसको नहीं पता कि मान सिंह इस युद्ध में बस मरते-मरते बच ही गए थे? सब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। उसी परिवार की आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, कहानी आगे चलती रहती है तो इस परिवार के भारत की आज़ादी के समय पे जो अंतिम राजा थे, उनका नाम था राजा भूपाल सिंह, जो तकरीबन 1930 से लेके 1955 के आसपास तक राजा या महाराणा कहेंगे, राजा तो नहीं, महाराणा के पद पर रहे हैं भूपाल सिंह 1930 से 1955 यानी कि आज़ादी के दौरान ही वाज़ द महाराणा ऑफ द चित्तौड़। मेवाड़, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है? और महाराणा जो भूपाल सिंह थे, अब क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ, अब देश के आजाद होने के बाद ये कंसेप्ट ही खत्म। राजा, महाराजा, राणा, महाराणा कंसेप्ट खत्म। अब देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, देश एक लोकतांत्रिक देश हो चुका है, देश के अंदर राज व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं, देश के अंदर अब संसद का कानून चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अब वो कंसेप्ट देश के अंदर 1947 के बाद, आजादी के बाद 1950 से लागू हो चुका था। तो जिसके अंदर ये तो क्लियर हो गया कि भैया अब राणा, महाराणा, राजा, महाराजा अब इस देश के अंदर राज नहीं करेंगे, देश के अंदर राज करेगी देश की पार्लियामेंट। चलिए, यहाँ तक की बात भी ठीक है। तो महाराणा भूपाल सिंह को लगा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना जो हमारी प्रॉपर्टी है, जितनी भी हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों के, चाहे वो कहीं का महल हो, चाहे वो उदयपुर का हो या किसी भी साइड का कोई भी महल या कोई भी क्षेत्र हो, तो क्यों ना इसका एक कोई ट्रस्ट बनाया जाए और उस ट्रस्ट को लाइक इन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग किसी कंपनी को ट्रस्ट के थ्रू होटल्स के लिए दे दें, जहां से हमारे जो फैमिलीज है उनके पास एक बहुत अच्छे अमाउंट में किराया आता रहे और ये जो एक शाही अंदाज में हमारा परिवार जो जिया है, ये इसी अंदाज में जीता रहे। और देखो, बात बिल्कुल करेक्ट थी, दिमाग बहुत सही चलाया था यहाँ पे भोपाल सिंह ने। और इस तरीके से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के अंदर वो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी रखी और अपने बच्चों को उसका एडवाइजरी बनाया और कंपनी को रेंट पे दे दिया, भैया आप इससे हमें महीने का कम से कम इतना पैसा देंगे। बात बिल्कुल ठीक चल रही थी, किसी भी चीज के अंदर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है? चलिए, अब भोपाल सिंह जो थे, इनके साथ समस्या क्या थी कि इनके कोई पुत्र संतान नहीं थी। और अगर यही भोपाल सिंह ये होते 1853 के आसपास, 1853 के आसपास, तो पुत्र संतान ना होने की वजह से इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग जाता। खैर, बहुत आगे आ चुके हैं उस चीज से ये, है ना? तो अब इनकी कोई पुत्र संतान नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था भगवत सिंह। क्लियर है? तो भोपाल सिंह जो आखिरी महाराणा थे, उनका एक बेटा जो गोद लिया हुआ है उसका नाम है भगवत सिंह। और बेटा जो है वो इस काम को आगे बढ़ाता है। बेटे का जो कार्यकाल रहा है महाराणा, अच्छा, अब महाराणा का कार्यकाल क्योंकि खत्म हो चुका है, अब क्या है कि महाराणा का कोई सिस्टम तो देश के अंदर तो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने परिवार के अंदर इस सिस्टम को मेंटेन करके रखा है। भाई, परिवार के अंदर तो कम से कम सिस्टम मेंटेन किया जाएगा कि भैया राजा का जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा या राणा बनेगा, उसके बाद उसका जो बड़ा बेटा होगा वो राणा महाराणा बनेगा। तो परिवार के अंदर ये कंसेप्ट, ये थ्योरी जो है ये चलती रहेगी, बेशक देश के अंदर नहीं चल रही। ये राजघराना परिवार के अंदर जो है वो कंटिन्यू हम लोग चलाएंगे। इस तरीके से जो भगवत सिंह थे वो 1955 से 1971 तक एक अनऑफिशियली महाराणा, देश के हिसाब से एक अनऑफिशियली महाराणा, और इस घराने के हिसाब से इस परिवार का मुखिया महाराणा के तौर पर रहते हैं, काम करते हैं, जो एक एडॉप्टेड चाइल्ड थे। कहानी कहां बिगड़ी? यहां तक सब सही था। कहानी कहां बिगड़ती है कि भगवत सिंह के 3 बच्चे हैं। पहले का नाम है महेंद्र मेवाड़, दूसरे का नाम है अरविंद्र मेवाड़, और तीसरी उनकी बेटी है जिनका नाम है योगेश्वरी। बेटी का जिक्र तो कहीं दूर दूर तक हो ही नहीं रहा, सिर्फ 2 बच्चों की हम लोग बात करेंगे, महेंद्र मेवाड़ और दूसरे हैं अरविंद मेवाड़। जो भगवत सिंह के फादर भोपाल सिंह ने जो एक एक जो इच्छा जाहिर की थी, जो ट्रस्ट बना के सारे जो प्रॉपर्टी को रेंट पे देके और वहां से रेंट लेने के अकॉर्डिंगली जो उनकी जो इच्छा थी उसको आगे बढ़ाया उनके बेटे, गोद लिए हुए बेटे भगवत सिंह ने, और बहुत अच्छे तरीके से उसको वो आगे लेके चले गए। लेकिन इनके बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि पिताजी सारी प्रॉपर्टी वहां पे क्यों दे रहे हैं, बल्कि पिताजी को तो शुड अपॉइंट माई सेल्फ एज अ न्यू महाराणा। भैया, राजा का बड़ा बेटा हूं, मुझे महाराणा बनाया जाए और मैं देखूंगा कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। ये डिसीजन फादर को नहीं लेना चाहिए। इस बात से नाराज होकर महेंद्र मेवाड़ ने क्या किया, अपने ही फादर के खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया कि एज पर द लॉ, क्योंकि संविधान से देश चल रहा है, लॉ ये कहता है भैया बड़ा बेटा जो है उसको अधिकार होता है। और दूसरा, हमारी तो जो प्रथा चलती आ रही है वो प्रथा भी यही कहती है कि राजा के बाद राजा का जो बड़ा बेटा होगा वो अगला राजा या राणा या महाराणा अपॉइंट होगा। इस तरीके से अपने ही फादर के ऊपर महेंद्र मेवाड़ केस कर देते हैं, और ये केस वाली जो सिलसिला था, ये फादर भगवत सिंह को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। उन्होंने बोला इसकी जरूरत नहीं थी,
लेकिन अब क्योंकि आपने मेरे पे केस कर ही दिया है, तो अब मेरी इच्छा मैं अपनी प्रॉपर्टी किसे दूं किसे ना दूं। उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के अंदर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे अरविंद मेवाड़ के नाम कर दी। क्लियर कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब अरविंद मेवाड़ है, और वो जो ट्रस्ट बनाया था उस ट्रस्ट का जो मेन नॉमिनी है वो भी अरविंद मेवाड़ है, मेन जो एडवाइजर करेगा वो भी अरविंद मेवाड़ करेगा, जो पूरा सिस्टम को जो लुक ओवर करेगा वो भी अरविंद मेवाड़ के हाथ में ही सारी की सारी चीजें दे दी जाती हैं। महेंद्र मेवाड़ को पूरी तरीके से साइड कर दिया जाता है कि आप तो यहां से चले ही जाओ। महेंद्र मेवाड़ इस बात से बड़े नाराज हुए और दुखी भी हुए, और कहानी तकरीबन चलते चलते ये 1983-84 के आसपास पहुंच जाती है। 83 का केस था, और 84 में नाम जो था वो अरविंद मेवाड़ का कर दिया, और 84 में जब नाम अरविंद मेवाड़ का हुआ तो उसी के 3 नवंबर 1984 को जो राणा हुआ करते थे जिनका नाम था भगवत सिंह, उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद कहानी फिर वहीं अटक जाती है कि छोटा बेटा अरविंद मेवाड़, जिसको फादर ने सब चीजों का मुखिया अपॉइंट किया है, ये अगला महाराणा होना चाहिए, या महेंद्र मेवाड़ जो कहीं ना कहीं बड़ा बेटा है, ये अगला महाराणा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो मैटर था एक परिवार का था, और परिवार का ही लोगों को ये डिसाइड करना था, इसमें सरकार का या कोर्ट का कोई भी कैसा भी लेना देना नहीं था। क्लियर है। तो अब हुआ क्या कि जब ये सारी कहानी चल रही थी, तो महेंद्र मेवाड़ जो थे वो चाहते थे इन चीजों को कि सारी की सारी पावर उनके पास आ जाए। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद मेवाड़ के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम है लक्ष्य मेवाड़। तो जो खानदानी जो एक वो चलता आ रहा था कि भैया उनके फादर ने जो दिया है, जो परिवार से मिला है, उसके हिसाब से तो लक्ष्य मेवाड़ जो हैं वो पूरे के पूरे चित्तौड़ मेवाड़ के एक महाराणा के तौर पे देखे जाने चाहिए, और इवन देखे भी जाते हैं। इधर महेंद्र मेवाड़ के एक बेटे जिनका नाम है विश्वराज, जिनका नाम है विश्वराज। विश्वराज की एक पत्नी है जिनका नाम है महिमा कुमारी। अब हुआ क्या, रिसेंटली देश के अंदर चुनाव चल रहे थे, राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं, देश में भी चुनाव हुए हैं। तो अभी जो रिसेंटली राजस्थान में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में एक जगह है उदयपुर में नाथ द्वारा। नाथ द्वारा वैसे भी बहुत फेमस है, वहां पे एक बहुत प्राचीन कृष्ण मंदिर है, और ये जो प्राचीन कृष्ण मंदिर है इसमें अंबानियों की बहुत ज्यादा मान्यता है। आप देखोगे अक्सर जो अंबानी परिवार है वो यहाँ पे पूजा पाठ करने जरूर आता है। और अभी नाथ द्वार में रिसेंटली एक शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। तो ये जो उदयपुर का जो नाथ द्वार है, यहाँ से विश्वराज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमएलए चुन के आते हैं, और किस्मत से जब ये एमएलए चुन के आते हैं उसी वर्ष राजस्थान के अंदर बीजेपी अपनी सरकार भी बना लेती है, यानी कि विश्वराज सरकार का हिस्सा है। क्लियर। और 2024 में जो अभी चुनाव होता है लोकसभा का, इस लोकसभा के चुनाव में उसी उदयपुर में एक सीट आती है राजसमंद, जहां से इसी विश्वराज की वाइफ महिमा कुमारी फिर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ती है और जीत के आ जाती हैं। यानी कि जो वाइफ है वो दिल्ली की राजनीति में बैठी हुई है, वो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ। जो हस्बैंड है वो राजस्थान की राजनीति में बैठे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ। और किस्मत इतनी अच्छी है कि दोनों ही जो बैठे हैं वो बीजेपी के साथ बीजेपी की सरकार में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो पूरी संपत्ति जो आधिकारिक तौर पे मिली हुई है वो अरविंद मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्य मेवाड़ के पास है, और अभी अरविंद मेवाड़ जिंदा है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय पहले विश्वराज को लगा कि एक ट्री जो चलता आ रहा है कि राजा का बड़ा बेटा ही राणा महाराणा होगा, उसको वापस से हम लोग लाइमलाइट में लेके आते हैं, उसको वापस से हम लोग उठाते हैं। अब क्योंकि मेरे फादर जो थे महेंद्र मेवाड़, ठीक है, तो वो बड़े बेटे थे भगवत सिंह के, तो वो मेवाड़ वो राणा होने चाहिए, उनके बाद मैं बड़ा बेटा हूं, मैं राणा बनना चाहिए हूं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले अपना एज अ महाराणा अपना वो करवा लिया, जिसको कोरोनेशन बोलते हैं, राज्यभिषेक। और वो भी उसी स्टाइल में कराया जिस स्टाइल में पहले होता था। उसी तरीके को फॉलो करते हुए इन्होंने अपना राज्यभिषेक कराया। तलवार से अंगूठा काटा जाता है, खून से इनका टीका लगाया जाता है, ठीक है। वो प्रॉपर पूरी परंपराओं को इन्होंने डिक्लेयर करके खुद को क्या किया, अपने आप से इन्होंने अपने आप को राणा डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि इस सब में सरकार ऑब्वियसली इनके साथ होगी, क्योंकि सरकार तो यही है, फिलहाल तो यही है, चाहे वो राजस्थान के हो चाहे वो देश के अंदर हो। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें इनके पास अभी चल रही हैं। एनीवे, अब जब इन्होंने अपने आप को राणा डिक्लेयर किया तो इनकी एक विश थी, क्योंकि अभी मैं महाराणा हूं, तो महाराणा होते हुए मैं चाहूंगा कि मैं अपने कुल देवी के दर्शन करके आऊं। हर किसी के कुल देव कुल देवता होते हैं, है ना। तो इनके जो इष्ट देवता हैं, जो कुल देवी हैं, वो हैं धूनी माता। तो इनकी चाहत थी कि ये धूनी माता में जाएं और दर्शन करके आए। अब होता क्या है कि धूनी माता मंदिर जहां पर है वो जगह पर बैठे हुए हैं अरविंद मेवाड़।
और उनको ऐसा लग रहा है कि इसने अपने आप को राणा डिक्लेयर किया, ये अंदर आएगा दर्शन करने और बोल देगा भाई मैं तो महाराणा हूं, आप जगह खाली करिए, यहाँ पे मैं रहूंगा। पॉसिबल है? तो उन्होंने क्या किया, अपने गेट कीपर्स को पहले बोल दिया कि चाहे कोई भी आएगा, किसी के लिए भी दर्शन के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, गेट बंद किया जाए। आज्ञा का पालन हुआ और किसी भी तरीके से एमएलए कह लो या अपने आप में जो महाराणा थे वो कह लो, वो जब धूनी माता दर्शन करने के लिए आते हैं तो दरवाजे नहीं खोले जाते, उनको वहां से वापस जाना पड़ता है। उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर बात की जाएगी चाचा से, जैसे भी होगा देखा जाएगा। मीनवाइल एक काम करते हैं, जब तक धूनी माता मंदिर दर्शन नहीं होते तब तक एकलिंग महाराज के दर्शन कर लेते हैं। एकलिंग महाराज पूरे मेवाड़ के एक हम लोग कह सकते हैं कि राजा हैं। राजा हैं इन द सेंस कि मतलब प्रमुख भगवान वही हैं। और ये जितने भी महाराणा बने हैं उनके आज तक वहां पे पूरे मेवाड़ के अंदर, ये मानते हैं कि ये जो मेवाड़ है ये आपका है, एकलिंग महाराज का है। ठीक है ना? और हम आपके सेवक हैं, तो आप, अब हमने सेवा करना स्टार्ट किया तो आपके जो भी आदेश होंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और उस तरीके से आप जैसे जैसे हमें आप आदेश देते रहोगे हम इसको फॉलो करते रहेंगे। तो इनका जो अगला टारगेट था वो ये था कि मैं अब एकलिंग महाराज के दर्शन करने जाऊंगा। अगेन, अब चाहे वो धूरी धूनी माता मंदिर हो, चाहे वो एकलिंग महाराज दर्शन हो, ये जितने भी प्रेमिसेस हैं, ये आता सब उसी क्षेत्र और उन्हीं किलों के अंदर है जहां पे अभी राज चल रहा है अरविंद मेवाड़ का और उनके बेटे लक्ष्य मेवाड़ का। राइट? तो अब ये जब एकलिंग महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो वहां भी सेम कहानी, वहां भी दरवाजे बंद मिले। अब इनको लग रहा है कि भाई मैं तो महाराणा हूं, मेरे लिए दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन महाराणा का राज तो भी देश के अंदर नहीं है। आप एज ए एमएलए तो नहीं आए हो, आप एज ए महाराणा आ रहे हो। तो ये जो विवाद था इस तरीके से स्टार्ट हुआ, ये परिवार इस तरीके से चलता आ रहा है। और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि जब एकलिंग महाराज के दर्शन इनको नहीं करने दिए गए तो इनके जो समर्थक थे उन्होंने सिटी प्लेस पे और जहां पे जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उदयपुर के अंदर, उस सभी जगह पे ऐसे पथराव और आगजनी करी है जैसे कि दो दुश्मनों की लड़ाई हो, या शायद हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की कोई वीडियो देख रहे हैं। ठीक है? और दोनों ही पक्ष से ये जो पत्थरबाजी है और ये जो लाठीबाजी है, ये अरविंद मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्य मेवाड़ इनके खिलाफ कर रहे हैं, इनके यानी कि विश्वराज के खिलाफ। और इधर से विश्वराज के जो समर्थक हैं वो विश्वराज के चाचा और उनके कजन भाई के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है? अब भगवान राम के वंशज, जो भगवान राम को हम लोग जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम के जो भाई थे, हम सबको उनकी कहानियां पता है, चाहे वो भरत हो चाहे वो लक्ष्मण जी हो, कि भाइयों के लिए लोग कैसे थे। ठीक है? हम लोग महाराणा प्रताप की वीरता को जानते हो, उनके अंदर जो क्वालिटी थी महाराणा प्रताप के पूरे मेवाड़ को एक साथ लेकर चले थे, चाहे महाराणा उदय सिंह हो या अमर सिंह हो। तो ऐसे परिवार के जो वंशज अब आए हैं, ये आप इनको बाहर तो किसी से लड़ने की जरूरत है नहीं, बाहर लड़ने के लिए हमारे देश की सेना बहुत है, लड़ रही है, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। तो बाहर लड़ने को नहीं मिला तो आपस में ही लड़ने में लग गए सारे के सारे। तो ये पूरा का पूरा मसला था। आप में से कई बच्चों के एक बार कमेंट आए थे कि एक बार इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल थी। उम्मीद कर रहे हैं आपको डिटेल अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगला किस वीडियो पे आप ऐसी, किस टॉपिक पे ऐसी वीडियो चाहते हो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।